केमिकल्स, कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। विच केमिकल्स की बात करते हैं हम? कौन से केमिकल्स की बात करते हैं हम यहाँ? हॉर्मोन्स। इसकी बात करते हैं हॉर्मोन। कौन बताएगा मुझे हॉर्मोन्स के बारे में? व्हाट आर हॉर्मोन्स? बताया हुआ है ये आपको? क्या होते हैं हॉर्मोन्स? कौन बताएगा हॉर्मोन्स क्या होते हैं? हाँ, नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल। एक एक लक्षण आया, नॉन न्यूट्रिएंट। नॉन न्यूट्रिएंट का मतलब समझते हैं? हैं? नॉन मैंने नहीं, न्यूट्रिएंट मतलब पोषण, यानी ये पोषक नहीं है। हमें हमारी कोशिकाओं को कोई पोषकता नहीं प्रदान करते कि भैया कोई फैट दे रहे हो, कोई प्रोटीन दे रहे हो, या कोई शुगर दे रहे हो जिससे कि एनर्जी बने, विटामिन दे रहे हो, कुछ नहीं। नॉन न्यूट्रिएंट है ये। क्या है? नॉन न्यूट्रिएंट है। चलिए, नॉन न्यूट्रिएंट है, और क्या खास बात है इनकी? ये तो एक लक्षण आया नॉन न्यूट्रिएंट होने का, और बताओ, और लक्षण बताओ तो बच्चा। एक ही लक्षण बताया बस? वो तो एक बच्चे ने बता दिया, फरहान ने। और कोई बताओ। हैं? नहीं और बताओ इसके बारे में। अच्छी बात। नॉन न्यूट्रिएंट है, करते क्या है ये? सेल्स को रेगुलेट करते हैं कि नहीं? है? रेगुलेट सेल्स। सेल्स की जो एक्टिविटी है, मेटाबॉलिज्म है, फिजियोलॉजी है, मेटाबॉलिज्म है, उसे रेगुलेट करते हैं नहीं? है? तो सेल रेगुलेटरी है ये। और तीसरी क्या खास बात है? सिक्रीट इन वेरी ट्रेस अमाउंट, बहुत छोटी मात्रा में सिक्रीट होते हैं, बहुत कम मात्रा में सिक्रेट होते हैं। नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल हैं, रेगुलेट करते हैं सेल्स को, और बहुत थोड़ी मात्रा में सिक्रीट होने वाले जो केमिकल्स हैं, दे आर कॉल्ड हॉर्मोन्स। दे आर कॉल्ड हॉर्मोन। ठीक। प्राय हार्मोन किससे सिक्रीट होते हैं? प्राय हार्मोन जो है किससे सिक्रीट होते हैं? बताओ, कौन सिक्रीट करता है हार्मोन को? है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। कौन सिक्रीट करता है? दे आर सिक्रीटेड फ्रॉम ग्लैंड्स विच आर डक्टलेस, आल्सो कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ऐसी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं जो नलिका विहीन है, जिन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां या एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी कहते हैं। है ना? तो हार्मोन्स कहां से सिक्रीट होते हैं? दे आर सिक्रीट फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अच्छा, कोऑर्डिनेशन और रेगुलेशन तो आपका नर्व के द्वारा भी हो रहा था, तो फिर इनकी क्या जरूरत पड़ी? नर्व ठीक था, इनकी क्यों जरूरत पड़ गई? जानते हैं हार्मोन्स की जरूरत क्यों पड़ गई? नर्व क्योंकि हर एक सेल तक नहीं पहुंच सकती। हर एक सेल तक नर्व पहुंच सकती है क्या? नहीं पहुंच सकती। लेकिन ये ब्लड में घुले होते हैं, तो ब्लड के द्वारा पूरी सेल में पहुंच सकते हैं, नंबर एक। नंबर दो, नर्व का जो एक्शन होता है वो बहुत फास्ट होता है, और थोड़े समय के लिए होता है। कंसिस्टेंसी नहीं है उसकी, लगातार नहीं होता है। इसमें धीरे धीरे तो होता है, लेकिन लंबे समय तक होता है ना? इसलिए हार्मोन्स की जरूरत है। इसलिए आपकी बॉडी में हार्मोन्स की जरूरत है।
क्लियर कि भाई हार्मोन्स की जरूरत क्यों होती है। ये रिपीट हो रहा है सब, आप भूल जाते हो इसलिए रिपीट करना पड़ रहा है मुझे, है ना। चलिए यहां तक बात आई। अब आपने कहा कि हार्मोन जो है एंडोक्राइन ग्लैंड से होता है। ये कैसी ग्लैंड्स हैं? डक्टलेस। कैसी है? डक्टलेस क्या होती है भैया? डक्टलेस ग्लैंड क्या होती है? जिनमें कोई डक्ट ना हो, नली ना हो। और जब इनमें नली नहीं है तो क्या करेंगे? अपना सिक्रीटा कहां डाल देंगे? सीधे इनका सिक्रीटा सीधे किसमें डाल दिया जाता है? ब्लड में। ये जो अपने अंदर से निकालती हैं सीधे कहां निकालती हैं? ब्लड में। ब्लड में जाता। कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम पता है आपको? बता। हैं? कौन सी? हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, थायराइड, पैंक्रियाज और पिट्यूटरी ग्लैंड। वेरी गुड। ओवेरी और कैस्टिस और थाइमस ग्लैंड, पीनियल बॉडी एंड एड्रेनल ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स हैं जो हमारी बॉडी में पाई जाती हैं, आपने पढ़ी हैं। और ये क्या सिक्रीट करती हैं? अलग अलग प्रकार के हार्मोन सिक्रीट करती हैं। अलग अलग प्रकार के क्या सिक्रीट करती हैं? हार्मोन सिक्रीट करती है ना। प्यूटिट्री जो ग्लैंड है, कौन सी है? जो हमारे कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में, हाइपोथैलस में। है एक गड्ढा होता है, जिस गड्ढे का नाम क्या है फरहान? जिस गड्ढे के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। हैं? हाइपोथैलेमस नहीं, गड्ढे का नाम हाइपोथैलेमस से तो लगी होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। वो तो मस्त ब्रेन का पार्ट हो गया हाइपोथैलेमस तो। लेकिन हाइपोथैलस में एक गड्ढा होता है जिसके अंदर हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड मटर के दाने के बराबर की ग्लैंड होती है, जो इसलिए होती है उसे कहते हैं सैला टर्सिका। क्या कहते हैं? सैला टर्सिका। और जिस व्रंत के द्वारा ये लटकी रहती है उसे कहते हैं इन्फेंडिबुलम। क्या कहते हैं? इन्फेंडिबुलम। भूल गए क्या? ये आपकी पिट्यूटरी, ये इन्फेंडिबुलम है। इसके 3 पार्ट होते हैं, पढ़े हैं? एंटीरियर, मिड पार्ट एंड पोस्टीरियर। और कुल मिला के 9 हार्मोन्स निकलते हैं। कितने? 6 अगले हिस्से से, एक बीच वाले से और 2 पोस्टीरियर। टोटल 9 हार्मोन्स। कितने हैं? 9। और पिट्यूटरी से जो निकलने वाले हार्मोन हैं वो सारे पेप्टाइड हैं। पेप्टाइड हार्मोन। कैसे हार्मोन है? पेप्टाइड हार्मोन। कैसे हार्मोन है? पेप्टाइड हार्मोन। अच्छा, जो एंटीरियर हिस्से में आने वाले हार्मोन हैं, जो हाइपोथैलेमस से आ रहे हैं, इसमें हाइपोथैलेमस भी 2 तरह के हार्मोन सिक्रीट कर रहा है ना। वो एंटीरियर वाले हिस्से में भी आते हैं, पोस्टीरियर वाले हिस्से में भी आते हैं। तो एंटीरियर वाले हिस्से में आने वाले जो हार्मोन है बेटा, उनकी क्या खास बात होती है? जानते हैं? जैसे नर्व है ना, भूल गए, सब कुछ भूल गए आप तो, कुछ अगला पढ़ते पिछला भूल जाते। ये न्यूरॉन है। क्या है? देखो, जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसमें जो हाइपोथैलेमस के हार्मोन है जो सिक्रीट होते हैं, वो एक्सोन के द्वारा आते हैं। और यहाँ पर डायरेक्ट इस हिस्से में नहीं आते, बल्कि एक पोर्टल सिस्टम होता है इसमें, ब्लड पोर्टल सिस्टम। ब्लड पोर्टल सिस्टम के द्वारा एंटीरियर हिस्से में इकट्ठे होते जाते हैं। जबकि जो पोस्टीरियर पार्ट है,
क्या है? उसमें पोर्टल सिस्टम नहीं है, डायरेक्ट नर्व से, कोई बीच में मीडिएटर नहीं है, डायरेक्ट नर्व से। बढ़िया ना फरहान ये बात है? ये भूल गए तो याद क्यों नहीं आ रही है? पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना? कौन सी ग्लैंड? गले में कौन सी ग्लैंड होती है आपके, जो एच के आकार की है, इंग्लिश के? थायराइड। और उसके जो लोब हैं, चार भुजाएं हैं, उनमें कौन सी होती है? पैराथायराइड। उसमें कौन सी होती है? एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होती है? एड्रिनल ग्लैंड आपकी बॉडी में कहाँ होती है, जानते हैं? कहाँ होती है? किडनी के ऊपर। कहाँ होती है? किडनी के ऊपर लगी होती है एड्रिनल ग्लैंड, ऊपरी हिस्से में, है ना, अपर पार्ट में। क्लियर? अच्छा, अब आप ये बताइए, अब आगे बढ़ते हैं हम, कि ये तो वो हार्मोन्स हैं, कुछ हार्मोन्स हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा ही सिक्रीट हो रहे हैं, लेकिन इनके अलावा भी कुछ ऐसे पार्ट हैं जो हार्मोन्स को सिक्रीट कर रहे हैं, क्योंकि न्यू डेफिनेशन के अनुसार इनकी डिमांड बढ़ गई है? हमने कहा मोस्टली एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं हार्मोन्स, सारे हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट नहीं होते, ग्लैंड्स के अलावा पार्ट से भी सिक्रीट होते हैं, है ना? तो ऐसे पार्ट है, एक आपका हार्ट है। कौन है? हार्ट। एक रफ सा स्ट्रक्चर हार्ट का हम देखते हैं, ये दिखाई दिया आपको रफ सा स्ट्रक्चर हार्ट का, है ना? सब बच्चों को पता है हार्ट के बारे में, बताया था इससे पहले लेक्चर में भी हम बता चुके हैं ये। हार्ट में एट्रियम होता है और वेंट्रिकल होता है। तो सिक्रीट हार्मोन कौन से पार्ट से होता है, एट्रियम से या वेंट्रिकल से? एट्रियम वाले पार्ट से सिक्रीट होता है ना? कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है? ए एन एफ। ए एन, क्या फुल फॉर्म है ए एन एफ की? कौन बताएगा? एट्रियम से है तो एट्रियल है ना, ट्राईयूरेटिक फैक्टर। एट्रियल ना, डाईयूरेटिक फैक्टर, इसे क्या है? एट्रियल, है ना? एन से ना ट्राईयूरेटिक, ना ट्राईयूरेटिक, ट्राईयूरेटिक, और एफ से एट्रियल। ये हार्मोन है, फैक्टर है, एट्रियल की वॉल से सिक्रीट हो रहा है। कहां से सिक्रीट हो रहा है? एट्रियम की वॉल से सिक्रीट हो रहा है। क्या काम है इसका, बताओ? वेसोडाइलेटर है ये। क्या है? कब सिक्रीट होता है ये? व्हेन, कब सिक्रीट होना चाहिए ये? ए एन एफ कब सिक्रीट करेगा हार्ट आपका, एट्रियम कब सिक्रीट करेगा? वेसोडाइलेटर की जरूरत आपको कब पड़ेगी, बताइए? कब होना चाहिए सिक्रीट ये? जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, जब ब्लड प्रेशर क्या हो जाए? हाई हो जाए, तो ये हार्मोन सिक्रीट होगा। क्या करेगा ये हार्मोन सिक्रीट होगा, बताओ? आर्टरीज की जो दीवारें हैं, उनके डायमीटर को क्या कर देगा, ये बढ़ा देगा। आर्टरीज की, है ना, डायमीटर को क्या कर देगा, वो बढ़ा देगा। क्या होगा उससे? ब्लड का फ्लो इजी हो जाएगा,
ब्लड प्रेशर रिलीज हो जाएगा। जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा इसका सिक्रीशन है। आया समझ में? ये सब बच्चों को आया? एएनएफ का मतलब आया समझ में? कहां से सिक्रीट होता है पता लगा? है? हाँ, दोबारा कराना पड़ रहा है मुझे ये। तुम क्या कराना पड़ रहा है? दोबारा से कराना पड़ रहा है सब मुझे। तुमने पढ़ा नहीं, अच्छी तरह से याद नहीं किया, और हम बोले थे कि याद करना, इसलिए मुझे दोबारा कराना पड़ रहा है। एएनएफ, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। क्या है? जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स कहां पाई जाती है? कौन बताएगा कहां पाई जाती है? ग्लोमेरुलस शब्द आ गया इसमें, इससे अंदाजा लगा लो ग्लोमेरुलस कहां पाए जाते हैं। जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स कहां पाई जाती हैं? बताओ, कौन बताएगा? किसी को नहीं पता? फरहान, कहां होती है जक्स्टा? जक्स्टा नाम आया कुछ याद आ रहा है? ग्लोमेरुलस किडनी में, किडनी में पाई जाती है। कहां होती है ये? किडनी में। तो एक हार्मोन हमारा किडनी में भी है। ये एरिथ्रोपोइटिन सिक्रीट करती है। एरिथ्रोपोइटिन क्या सिक्रीट करती है? एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन का सिक्रीशन करती है। किसका सिक्रीशन करती है? एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोब्लास्ट का नाम सुना है आपने? एरिथ्रोब्लास्ट, किसी बच्चे ने सुना है एरिथ्रोब्लास्ट का नाम? है? अच्छा, आरबीसी का नाम सुना है? हैं? क्या नाम है इनका? दूसरा नाम क्या है? हैं? ये तो हिंदी में है। इनका दूसरा नाम क्या है? हैं? इनका दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट्स। क्या नाम है दूसरा? एरिथ्रोसाइट्स है इनका दूसरा नाम, याद आया? तो एरिथ्रो शब्द आया, आरबीसी से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? आरबीसी से जुड़ा हुआ है एरिथ्रो शब्द। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन सिक्रीट हो रहा है किससे? जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर से। और ये एरिथ्रोपोइसिस को बढ़ा देता है। किसको बढ़ा देता है? एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है आरबीसी का प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का पैदा होना। आरबीसी पैदा होती हैं, कहां पैदा होती हैं? कहां पैदा होती है आरबीसी? हैं? ब्लड में कहां से आती है? लीवर से। लीवर में तो जब आती है जब आप बच्चे होते हैं, जब आप बड़े हो जाते हैं तो कहां से आती है? कहां बन रही है ये? हैं? कहां बन रही है? बोन मैरो। कहां बन रही है? बोन मैरो में। जो हमारी बड़ी बड़ी हड्डियां हैं उनके अंदर एक बोन मैरो है, उसके अंदर ये एर्थ्रोपोइसिस हो रहा है बेटा, वहां बन रही है ना? उसके अंदर बनती है ये आरबीसी। तो कौन बढ़ा दे रहा है इसे? एरिथ्रोपोइटिन। कौन बढ़ा रहा है इनकी संख्या को? और एरिथ्रोपोइटिन को सिक्रीट कौन कर रहा है? जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल। ये किसकी है? किडनी की। तो किडनी की जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल से सिक्रीट होने वाला हार्मोन कौन है बेटा? एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रो, और ये क्या कर रहा है? एरिथ्रोपोइसिस। क्या कर रहा है? एरिथ्रोपोइसिस मींस प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी पैदा हो। हाँ? मैंने कहा था ना कि आपको अपने बॉडी के भीतर का पता होना चाहिए। पता होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए?
नहीं आना चाहिए, पता होगा तभी तो काम बढ़ेगा, थोड़ा तो ज्ञान होना चाहिए। तो पहला हार्मोन एट्रियन के द्वारा कौन सा हुआ? एएनएफ। कौन सा हुआ? क्या नाम है? एट्रियल नाट्राइयूरेटिक फैक्टर। और दूसरा क्या बताया मैंने? एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रो एरिथ्रो शब्द याद है, एरिथ्रोसाइट से आए तो एरिथ्रो शब्द आ जाएगा, आरबीसी से एकदम रिलेट कर लेना उससे, है ना? चल, ये वो हार्मोन है जो किसी ग्लैंड के द्वारा नहीं सिक्रीट हो रहे हैं, अलग से आ रहे हैं। अब बेटा ऐसे ही हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है, बहुत लंबी कैनाल है एलिमेंट्री कैनाल, है ना? इसके विभिन्न विभिन्न हिस्सों में एंडोक्राइन सेल्स है। क्या है? सेल्स जो अलग अलग प्रकार के हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं। कौन? एंडोक्राइन सेल्स। ग्लैंड में कहा मैंने? सेल्स कहा, यहाँ पर सेल्स शब्द कहा मैंने, यहाँ एंडोक्राइन सेल्स, जो हमारी पूरी इसमें है एलिमेंट्री कैनाल। सबको अपनी एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पता है ना? उसमें अलग अलग हिस्सों में अलग अलग अंग है, उनके काम अलग अलग है, उनकी बनावट अलग अलग है, उनके द्वारा सिक्रीट होने वाले जो केमिकल्स हैं, जो एंजाइम्स हैं, जो हार्मोन्स हैं, वो अलग। ठीक है? तो ऐसे 4 हार्मोन हैं जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर स्थित विभिन्न प्रकार की एंडोक्राइन सेल्स के द्वारा सिक्रीट होते हैं। कितने हैं? 4। कौन कौन से? नंबर 1 एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा सिक्रीट होने वाले 4 अलग अलग हार्मोन। नंबर 1 गैस्ट्रिन। नंबर 1 क्या है? गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन। नंबर 2 सिक्रेटिन। कौन है? सिक्रेटिन। नंबर 3 कोलिसिस्टोकाइनिन, सीसीके। सीसीके। सीसीके कोलिसिस्टोकाइनिन। नंबर 4 गैस्ट्रिन इनहिबिटरी पेप्टाइड। गैस्ट्रिन इनहिबिटेड पेप्टाइड। गैस्ट्रिक इनहिबिटेड पेप्टाइड, GIP। गैस्ट्रिन इनहिबिटेड पेप्टाइड। क्लियर? 4 अलग अलग हार्मोन्स हैं, 4 अलग अलग हार्मोन्स हैं, अलग अलग पार्ट से स्प्लिट हो रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल। हमारी एलिमेंट्री कैनाल कहां से कहां तक फैली है? मुख से होती है शुरू और एंड होती है एनस पर। मुख से लेके गुदा द्वार तक फैली है, माउथ से लेके, है ना? 8 साढ़े 8 मीटर लंबी, 7-8 मीटर लंबी कॉइल्ड स्ट्रक्चर है ना? इसके अलग अलग पार्ट है, अलग अलग पार्ट में अलग अलग चीजें हैं, है ना, जो अलग अलग काम करती हैं। वो हमने डाइजेस्टिव जब पढ़ा था तो उसमें हमने बताया। चलिए, अब इसमें सबसे पहले तो हमें गैस्ट्रिन से समझ लें। गैस्ट्रिन कहां से आ रहा है? गैस्ट्रिन कहां से क्रिएट होगा? गैस्ट्रिन स्टमक वाले भाग से। कहां से होगा? गैस्ट्रिक, वहां से होगा। ये स्टमक की भैया 2 चीजों का सिक्रेशन करवा देता, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और दूसरा पेप्सिनोजन। किसका? पेप्सिनोजन। नंबर 1 HCl और नंबर 2 पेप्सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहां बनता है? आपकी बॉडी में कहां बन रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड? स्टमक। कहां बन रहा है? स्टमक में बनता है ना? तेजाब बनता है आपकी स्टमक के अंदर। क्या काम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का? क्यों बन रहा है?
बहुत से काम है इसके, बहुत से काम है, और उनमें से एक काम ये भी है महत्वपूर्ण, ये जो पेप्सिनोजन है ना बेटा, ये इनएक्टिव फॉर्म है। कैसी फॉर्म है? इनएक्टिव फॉर्म है। इसे एक्टिव फॉर्म में बदलता है कि भाई तैयार हो जा लड़ने के लिए, काम करने के लिए तैयार हो जाओ, उठो नींद से। इसे नींद से उठाता है पेप्सिनोजन, और इसे पेप्सिन में बदलता है। इसमें बदलता है, और जब ये पेप्सिन की फॉर्म में आ जाता है पेप्सिनोजन, तभी ये प्रोटीन को पाचन करता है। किस पे पाचन करता है? प्रोटीन। खाते हैं ना आप प्रोटीन? कैसे खाते हैं आप प्रोटीन? कहाँ है प्रोटीन आपकी डाइट में? कैसे है बताओ? हैं? किसमें? साग में? आलू में? दालों में? प्रोटीन आपके दाल में है, प्रोटीन मांस में है? मछली में है, अंडे में है। इस प्रोटीन के साधन है। सोयाबीन है ना, ये सब प्रोटीन के प्रोडक्ट हैं। इन्हें आप खाते हैं, और जब खाते हैं तो इनका पचना जरूरी है। पचने के लिए एंजाइम जरूरी है, एंजाइम के लिए एंजाइम का एक्टिव फॉर्म में आना जरूरी है। अलग अलग प्रोटीन जो है आपको पता है एमिनो एसिड्स के बने होते हैं, लेकिन प्रोटीन्स की छोटी इकाई है, पेप्टाइड भी है, पेप्टॉन्स भी है, पेप्टियोज भी है ना, और फिर एमिनो एसिड्स हैं। तो पहले प्रोटीन है भैया, कोई बड़ा बड़ा सा पेड़ अगर हो, तो पहले एकदम उसे, पहले थोड़े छोटे टुकड़े किए जाते हैं, फिर छोटे टुकड़े किए जाते हैं, और फिर एंड में सबसे छोटे टुकड़े। यही तरीका है यहाँ पे। प्रोटीन के अणु बड़े बड़े अणु है ना? कैसे अणु है? बड़े बड़े अणु है प्रोटीन के। तो पहले इन्हें पेप्टाइड और पेप्टॉन्स में तोड़ा जाता है, फिर जाके अमीनो एसिड्स में तोड़ा जाता है ना। तो ये काम करता है पेप्सिनोजन। कौन करता है? पेप्सिनोजन। और इसका सिक्रेशन कौन, किसके द्वारा प्रभावित होता है? गैस्ट्रिन हार्मोन्स। ठीक है, समझ में आ गया गैस्ट्रिन हार्मोन का? है इंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो है आपका, उसमें सिक्रीट होने वाला हार्मोन है एक। दूसरा हार्मोन कौन है? सिक्रेटिन। कौन सा हार्मोन है? सिक्रेटिन का निशाना कौन है? जानते हैं कौन है सिक्रेटिन का निशाना? कहाँ काम, किसे खिलाएगा सिक्रेटिन जाके कि भैया तू काम कर ले कुछ? हर एक हार्मोन का एक टारगेट है। ये नहीं किसी को भी, कोई सा हार्मोन किसी को भी जाके कह देगा चल भाई, नहीं ऐसा नहीं है। सिक्रेटिन किसे करेगा? हैं? पित्ताशय को नहीं, सिक्रेटिन। सिक्रेटिन करता है पैंक्रियाज के एक्सोक्राइन पार्ट को, पैंक्रियाज के एक्सोक्राइन पार्ट को। पैंक्रियाज है आपके अंदर, पैंक्रियाज है? एक बच्ची कह रही पता नहीं। पैंक्रियाज होना बहुत जरूरी है आपके अंदर, है ना? बहुत सारी चीजों को पचाता है वो। अगर नहीं होगा तो आपकी चीजें पच नहीं पाएंगी, वो बेकार हो जाएंगी, है? तो पैंक्रियाज जो है, उसका जो पैंक्रियाज कैसी ग्लैंड है एक हमारी, मैंने बताई थी ये, है? अब तो मुर्गा बना दूंगा तुझे मैं। पैंक्रियाज कैसी ग्लैंड है हमारी? कैसी ग्लैंड है? मिक्स ग्लैंड। क्या है ये? मिक्स ग्लैंड क्या होती है भाई? जो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी। उसका एक हिस्सा एक्सोक्राइन है और एक हिस्सा एंडोक्राइन है ना? एक हिस्सा एक्सोक्राइन और एक हिस्सा एंडोक्राइन। तो भैया ध्यान से सुनिए, कंफ्यूजिंग वाला बात सुनिए। ये सिक्रेटिन पैंक्रियाज के कौन से हिस्से को स्टिमुलेट कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है? एक्सोक्राइन। देखो बच्चे कंफ्यूज क्या कर जाते हैं। सिक्रेटिन एक हार्मोन है, पैंक्रियाज सबने बताया था एक मिक्स ग्लैंड है, एक्सोक्राइन वो है जो दूसरे सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं, एंडोक्राइन वो है जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं। अच्छा ये हार्मोन की बात है तो जरूर होना हुआ है एंडोक्राइन को रेगुलेट करता होगा, ये तो यहाँ गलत कर जाते हैं, है ना? यहाँ अंदाजा गलत लगा लेते हैं। ये किसको वो करता है स्टिमुलेट? एक्सोक्राइन। हमारे अग्नाशय के बेटा दो हिस्से, क्या उससे होते हैं? एक हिस्से से एंजाइम वगैरह दूसरी चीजें निकलती हैं, तो वो तो हार्मोन्स नहीं है,
उसे हम कहते हैं एक्सोक्राइन पार्ट। क्या कहते हैं? लेकिन एक हिस्सा वो है जिससे क्या निकलते हैं, हार्मोन्स निकलते हैं, उसे कहते हैं एंडोक्राइन पार्ट। इस पूरे पैंक्रियाज पे जो दबदबा है वो अलग अलग का है, एक्सोक्राइन के लिए अलग है, एंडोक्राइन के लिए अलग, कंट्रोलिंग करने के लिए। तो भैया ये जो सिक्रेटिन है इसका संबंध किससे है? एक्सोक्राइन। तो जब पैंक्रियाज के एक्सोक्राइन पार्ट से क्या निकलवा लेते हैं जानते हैं? वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन। वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन, इससे निकलता है वाटर पानी, और दूसरी क्या चीज है? बाइकार्बोनेट। क्लियर? क्रियाज, ये बात याद रहनी चाहिए सबको। गैस्ट्रिन का टारगेट कौन है? स्टमक के भीतर गैस्ट्रिक ग्लैंड। सिक्रेट किसको इफेक्ट कर रहा है? दो चीजों को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और पेप्सिन। सिक्रेटिन के निशाने पे कौन है? पैंक्रियाज का एक्सोक्राइन। पैंक्रियाज का हाँ, और क्या निकाल रहा है वो? वाटर एंड बाइकार्बोनेट को निकालने के लिए उत्तेजित करता है। क्लियर? याद रहेगी ये बात सिक्रेटिन की। चलिए, सिक्रेटिन का काम, ये कौन है? सीसी के कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन, कोलिसिस्टोकाइनिन। ठीक है? ये बेटा कोलिसिस्टोकाइनिन जो है ये भी दो चीजों को इफेक्ट कर रहा है। एक पैंक्रियाज के पुनः एक्सोक्राइन पार्ट को, और दूसरा गॉल ब्लैडर को। किसको? पैंक्रियाज में क्या बनता है? एक्सोक्राइन पार्ट में जानते हैं क्या बनता है? पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस। और गॉल ब्लैडर में क्या इकट्ठा रहता है? बाइल जूस। तो ये जूस पीता है, जूस को निकालने का काम करता है। सीसी के का संबंध किससे? जूस से। एक तरफ पैंक्रियाटिक जूस और दूसरी तरफ बाइल जूस। आप जानते हैं बाइल जूस बनता कहाँ है? कितने बच्चों को पता है बाइल जूस कहाँ बनता है? कहाँ बनता है बाइल जूस? एक बच्चे का हाथ खड़ा हुआ, दो के। कहाँ बनता है बेटा? लीवर में। कहाँ बनता है? लीवर में। और कलेक्शन कहाँ रहता है? स्टोर कहाँ होता है इसका? तो ये गॉल ब्लैडर को कह रहा है कि भैया निकाल इसे अपने अंदर से, इसकी जरूरत पड़ गई। कौन? कोलिसिस्टोकाइनिन। कि भाई मीडियम को एल्कलाइन बना दे। मीडियम को क्या बना दे? एल्कलाइन। ये जाएगा तो इस इंटेस्टाइन में जाएगा, क्योंकि एल्कलाइन पार्ट कौन है आपके एलिमेंट्री कैनाल का? इंटेस्टाइन से शुरू हो जाता है ना? तो कहेगा भाई एसिड में तो बहुत, स्टमक में तो बहुत एसिड एसिड हो लिया, अब इसे क्या बना दे? एल्कलाइन। तो कोलिसिस्टोकाइनिन गॉल ब्लैडर को कह रहा, पैंक्रियाटिक जूस को कह रहा भाई तू भी अपना पैंक्रियाटिक जूस निकाल और अपना काम शुरू करते हैं। क्लियर? समझ में आया? मिक्स तो नहीं होगा सिक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन। सिक्रेटिन केवल पैंक्रियाज पे है, एक्सोक्राइन पार्ट पे है, वाटर और बाइकार्बोनेट पे। कोलिसिस्टोकाइनिन पैंक्रियाज के एक्सोक्राइन पार्ट पर है, लेकिन उससे पैंक्रियाटिक जूस को कह रहा निकाल। साथ साथ गॉल ब्लैडर को भी कह रहा भाई तू भी बाइल जूस निकाल। क्लियर? अब गैस्ट्रो इनहिबिट पेप्टाइड। गैस्ट्रो इनहिबिट पेप्टाइड। देखो आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड में इतनी सारी एक्टिविटी हुई है, ब्रेक, गाड़ी में ब्रेक भी तो होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? वरना चलती रहेगी गाड़ी। तो आपने खाना खाया नहीं खाया ये तो निकलते रहेंगे। ऐसा नहीं, जब इनकी जरूरत नहीं है तो इनका सिक्रेशन क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। तो उसे इनहिबिट करने का काम कौन करता है? जीआई। कौन करता है? जीआई। ठीक है।
समझ में आया? यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई? सब बच्चों को समझ में आई? इसके अलावा भी हमारे बहुत से टिश्यू हैं, हमारे बहुत से टिश्यू हैं जो उनकी ग्रोथ को और रिपेयर को बनाए रखने के लिए अपने अंदर से कुछ हार्मोन्स निकालते हैं। कौन? टिश्यूज का है मैं, जिन्हें हम कहते हैं ग्रोथ फैक्टर। क्या कहते हैं? ग्रोथ फैक्टर। ग्रोथ फैक्टर, इन्हें हमने क्या नाम दिया है? ग्रोथ फैक्टर। कहां से आए ग्रोथ फैक्टर? टिश्यू से आ रहे हैं। फिर टिश्यू की ग्रोथ एंड रिपेयर, रिपेयर में रीजनरेशन भी आ जाता है, रिपेयर में रीजनरेशन भी आ जाता है, किसी टिश्यू का दोबारा बनना भी आ जाता है ना। ये कौन करता है बेटा? ग्रोथ फैक्टर। ये टिश्यू से सिक्रीट होने वाले हाथ जो टिश्यू का। क्लियर हो गया? यहाँ तक बात समझ में आई? कोई ऐसी पॉइंट जो यहाँ तक समझ में ना आए तो बता दो, दोबारा से। दोबारा बताया ये मैंने सारा तुम्हें लेक्चर को लेके। जीआईपी गैस्ट्रो, गैस्ट्रो का मतलब एलिमेंट्री कैनाल का, इनहिबिट रोकना, पेप्टाइड इसकी नेचर, पेप्टाइड का बना है ना। इसका काम है जो हमारी इंटेस्टिनल ट्रैक है बेटा, उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करे, रोके। जो विभिन्न प्रकार के हार्म गतियां जो उसकी हैं उन्हें कंट्रोल करे, रोके। ये काम करता है जीआई है। ग्रोथ फैक्टर यहाँ तक बात समझ में आ गई है? अब बात आती है हार्मोन के एक्शन के मैकेनिज्म की। हार्मोन के एक्शन के मैकेनिज्म की पुनः बात आ जाती है ये कि भाई हार्मोन के जो एक्शन का मैकेनिज्म है वो कैसे। कोई भी हार्मोन जब तक काम नहीं कर सकता जब तक कि वो टारगेट जो उसकी सेल है, टारगेट जो उसका टिश्यू है, उसके साथ कंबाइन ना हो जाए, कंबाइन जब तक उसके साथ कंबाइन नहीं होगा वो काम नहीं करेगा। मैकेनिज्म, ये बात ध्यान रखिए। टारगेट सेल कंबाइन होएगा पहले उसके साथ। क्या होगा? कंबाइन होगा। कंबाइन होने के लिए सेल्स में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती। क्या होती है? ऐसे नहीं कैसे कंबाइन हो जाएगा, चिपक जाएगा जाके उसके गोंद लगा हुआ है, ऐसे नहीं चिपकेगा। सेल्स में क्या होंगी? विशेष प्रकार की प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? हार्मोन रिसेप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं उन विशेष प्रकार की प्रोटीन को? हार्मोन रिसेप्टर कहते हैं। अब एक बात और ध्यान रखिए हार्मोन रिसेप्टर के बारे में। एक प्रकार के रिसेप्टर केवल एक ही प्रकार के हार्मोन को रिसीव करेंगे, कंबाइन होंगे। ये नहीं कि किसी भी हार्मोन को, इस सेल का हार्मोन आ रहा है भाई आ रहा पकड़ के बिठा लेंगे ना। अलग अलग तरह के रिसेप्टर्स हैं, लेकिन वो रिसेप्टर एक पर्टिकुलर हार्मोन को ही क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे, अपने साथ जोड़ेंगे। इसलिए जो हार्मोन रिसेप्टर है वो स्पेसिफिक है। क्या है? किसी विशेष के लिए बने हुए हैं। स्पेसिफिक का मतलब किसी विशेष के लिए ही बने हुए हैं, वो स्पेसिफिक है। वो कौन स्पेसिफिक है? हार्मोन प्रोटीन है। ये विशेष क्या है? विशेष प्रकार की प्रोटीन।
और विशेष प्रकार की प्रोटीन होने के कारण ये उस हार्मोन के साथ जुड़ते हैं। सपोज कीजिए ये कोई रिसेप्टर है और ये कोई हार्मोन है और ये हार्मोन इसका ही रिसेप्टर है, तो उसके साथ कंबाइन हो जाएगा। जब तक कंबाइन नहीं होगा तो ये हार्मोन अपना काम नहीं कर सकता, ये बात हमने बताई। और कंबाइन जब ये हो जाते हैं तो ये बन जाता है कॉम्प्लेक्स। क्या बन जाता है? कॉम्प्लेक्स। किसका कॉम्प्लेक्स बना ये? हार्मोन प्रोटीन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। हार्मोन प्रोटीन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, हार्मोन प्रोटीन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और जब ये बनता है तभी ये किसी सेल की, तब किसी सेल के मेटाबॉलिज्म को, यानी उसमें बायोकेमिकल चेंज लाता है। क्या चेंज करता है? बायोकेमिकल चेंज। बायोकेमिकल चेंज आती है बेटा, और जब बायोकेमिकल चेंज आती है तो ये सेल के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने लगता है। सेल के मेटाबॉलिज्म को क्या करने लगता है? रेगुलेट। और जब ये इसकी फिजियोलॉजिकल चेंज लाता है, फिजियोलॉजिकल चेंज लाता है, तब ये इसमें फिजियोलॉजिकल चेंज लाता है। ठीक है, पहले आएगा, रिसेप्टर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फिर उसमें बायोकेमिकल चेंज लाएगा, बायोकेमिकल चेंज लाने के बाद मेटाबॉलिक रेगुलेट करेगा, और तब उसके बाद फिजियोलॉजिकल चेंज। ये तरीका है एक्सेस का। क्लियर? पहले क्या होगा? हार्मोन आएगा, आकर किसके साथ जुड़ेगा? अपने ही रिसेप्टर से, यानी किसी के भी रिसेप्टर से जुड़ जाए, अपने ही रिसेप्टर से जुड़ेगा जो उसके लिए नियत है, जो उसके निश्चित है। उसके साथ ये जुड़ना कॉम्प्लेक्स बना लेता है। कॉम्प्लेक्स बनता है तो बायोलॉजिकल चेंज आती है, बायोकेमिकल चेंज आती, चेंज आएंगे। चेंज के बिना तो काम नहीं होगा। जब बायोकेमिकल चेंज आएंगे तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करना शुरू करेगा, उसके साथ ही फिजियोलॉजिकल चेंज उसमें आ जाएगा। यही तो हम चाहते हैं, यही तो हम चाहते हैं। क्लियर हुई यहां तक की बात? इस बात में कोई संदेशा है? हैं? कोई संदेशा है क्या? अच्छा, ये जो चिपकना है ये भैया दो तरह से हो सकता है। ये जो रिसेप्टर है ये दो तरह के हो सकते हैं। क्या क्या? एक चिपकना तो ऐसा है, कोई सेल है, सेल के बाहर मेम्ब्रेन पर ही चिपक जाए। सेल की किस पर हो जाए? मेम्ब्रेन पर। ऐसे रिसेप्टर क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। रिसेप्टर्स, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। एक कहते हैं हटो, हमारे हम तो भीतर ही काम करेंगे, जरा अंदर घुस जाते हैं सेल के। इंटरसेल्युलर रिसेप्टर है। क्या है वो? इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर। इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर जो सेल के भीतर ही घुस जाते हैं। और जब ये सेल के भीतर घुसते हैं तो जनरली न्यूक्लियस के साथ जाकर, किसके साथ जाकर? भाई सेल के भीतर तो न्यूक्लियस है मेन चीज, फिर आगे न्यूक्लियस के साथ कंबाइन, है ना, उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना। ठीक, अब इसके लिए जरूरी है भैया ये जो केमिकल लोचा है, मैंने बताया ना आपकी बायोलॉजी में मोस्टली चीजें केमिकल लोचा है, केमिकल चेंजेस है, केमिकल परिवर्तन है। ठीक है ना? तो इस आधार पर हमें जरा हार्मोन्स को भी टटोल लेना चाहिए भैया, कि हार्मोन्स की केमिस्ट्री क्या कहती है ना। और जब हम हार्मोन्स को देखते हैं बेटा, तो हार्मोन केमिकल बेस पर चार प्रकार के दिखाई देते हैं।
केमिकल बेस पे हार्मोन के कितने टाइप दिखाई देते हैं? चार प्रकार हमें हार्मोन्स की केमिस्ट्री दिखाई पड़ती है। कौन कौन से हार्मोन? हार्मोन्स को अगर केमिकल बेस पे देखें, नंबर 1 पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन। एक श्रेणी ये, एक श्रेणी आती है स्टीरॉइड हार्मोन्स की। एक श्रेणी कैसी आती है बेटा? स्टीरॉइड हार्मोन्स की। एक श्रेणी आती है आयोडो थायो थायोनिन। ठीक है। एक श्रेणी आती है हमारी एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स। एमिनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स की। चार प्रकार के हार्मोन्स दिखाई देते है ना केमिकल बेस पे। अगर हम देखें हार्मोन्स को, पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन में इंसुलिन, ग्लाइकोजन, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन, हाइपोथैलेमस के हार्मोन। किस किस के बताया मैंने? एक तो मैंने बताया क्या? इंसुलिन, ग्लाइकेगोन, वी हैव अ पेनल्टी। हमने पेनल्टी लगानी शुरू की है। जो बच्चे लेट आएंगे उनके ऊपर क्या लगेगी? 4 प्रश्न बताने होंगे आज से। और अभी सही है ना? जितने प्रश्न का जवाब देंगे उनकी एंट्री तभी मिलेगी। पहले बच्चे ध्यान रख लें, आज से लग गई है, लागू कल से होगी। अभी मैंने लागू नहीं कहा था, आज से हुई है, लगाने का कहा है ना? तो कल से लागू हो जाएगी। तो बच्चा लेट होगा, वो पहले 4 प्रश्नों के जवाब मुझे दरवाजे पे ही देगा, तब मैं उसे एंट्री दूंगा। ठीक है? पक्का? हाँ, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन किससे? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन। कितने हार्मोन निकलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से टोटल मिला के? यहीं से तो शुरू हुए थे हम। 9। भूल जाते हो, बहुत जल्दी भूल जाते हो, याद नहीं रहता। इसलिए मैंने कुछ डायग्राम मिटाया नहीं, मैंने कहा जरूरत पड़ेगी इनकी, फिर से पूछूंगा। ये सारे के सारे क्या हैं? पेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन। हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होने वाले हार्मोन क्या है? पेप्टाइड हार्मोन है। और 2 हार्मोन मैंने शुरू में बता दिए जो पैंक्रियास से सिक्रीट होते हैं। पैंक्रियास से भी सिक्रीट होते हैं ना हार्मोन। कौन कौन से? इंसुलिन एंड ग्लूकेगोन। क्लियर? ग्लूकेगोन, ग्लू, GLU, ग्लूकेगोन। एक शुगर को घटाता है, एक शुगर को बढ़ाता है। स्टीरॉयड हार्मोन। कौन से हार्मोन है? स्टीरॉयड हार्मोन, जो प्राय ओवरी और टेस्टिस से सिक्रीट होते हैं। टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ईजेस्ट्रोन, कोर्टिसोल। ये आपके कैसे हार्मोन है? स्टीरॉयड। कैसे हार्मोन है बेटा? स्टीरॉयड। इनकी केमिकल नेचर स्टीरॉयड। आइडोथायरोनिन हार्मोन कौन है? कौन है? थायराइड से निकलने वाला हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन।
जिसमें आयोडीन होती है, आयोडोथायरिन। नाम पता लग रहा है, एकदम एग्जाम्पल क्लियर आ जाएगा एकदम दिमाग में, है ना। आयोडीन कौन से हार्मोन में हमारे, आपको होता है आयोडीन तो चाहिए, थायरोक्सिन का एक पार्ट है, थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स का नाम भी आ रहा थायरोक्सिन, तो थायरोक्सिन हमारे। ये कौन सा है, एमिनो डेरिवेटिव। कौन बताएगा एमिनो डेरिवेटिव हार्मोन कौन है, एक बच्चा बताएगा, और कोई बताएगा, कौन फरहान कौन है, नहीं, कौन सा बच्चा बताएगा, मैंने शायद ये कल होमवर्क दिया था आपको, एमिनो डेरिवेटिव नहीं दिया था। किताब नहीं देखते, ऐसे ही प्रश्न हम देते हैं घर पे, उनके लिए आपको किताब देखनी पड़े। आप किताब देखोगे तो कुछ पढ़ोगे, है ना, किताब देखोगे तो कुछ पढ़ोगे। चलो कल नहीं दिया तो आज रख लो ये होमवर्क में, ठीक है। क्लियर हो गया, यहाँ तक बात समझ में आ गई है, सब क्लियर है, अब तो कोई दिक्कत नहीं रही इसमें। पूछूंगा मैं क्या क्या मैंने पढ़ा है, दोबारा पढ़ा रहा हूँ इसलिए पूछना बनता है। दोबारा इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि पहली बार में मुझे भी लगता है कि बच्चों को शायद एक बार में उतना दिमाग में ना बैठे, सेटिंग ना बैठे, दूसरी बार में बैठ जाती है सेटिंग। अब बेटा हमने बताया कि ये जो हमारे रिसेप्टर हैं वो कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं। एक मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है और एक इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर है। दोनों के काम करने के तरीके भी अलग अलग हैं, दोनों के काम करने के तरीके भी अलग अलग। क्या अलग अलग है भाई, जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर हैं, सब बच्चे एनसीईआरटी खोलेंगे, खोल ली, सब बच्चों ने एनसीईआरटी खोल ली। और ये दो डायग्राम खोल लेंगे, सबसे पहला डायग्राम, ये एक हार्मोन है, ये खोला है भाई, खोलिए सब बच्चों ने, एनसीईआरटी खोलिए। देखो मैं चित्र सिखाऊंगा तुम्हें क्या है चित्र में, इसलिए खुलवा रहा हूँ आप। जो बच्चा एनसीईआरटी नहीं लेके आएगा तो समझ लो वो सिलेक्ट नहीं होगा, उसका कभी सिलेक्शन नहीं होगा जिंदगी में, जिसके पास एनसीईआरटी नहीं है और वो लेके नहीं आता है, भूल जाए उसका सिलेक्शन होगा कभी नहीं हुआ। सबसे पहले आपके पास आपके जो वेपन्स है ना वो अप टू डेट और इफेक्टिव और क्रियाशील होने चाहिए, है ना, मैंने बताया था पहले। कुछ बच्चों पे होगी एनसीईआरटी, एनसीईआरटी है है, तेरे पास भी होगी, तेरे पास भी है, हाँ मुझे पता है। ये जो नई पौध है ना हमारी, ये थोड़ी अभी सोच रही कि पता नहीं सर क्या बता रहे हैं, जरा से क्या बता रहे हैं, भैया यही है बस, कुंवारी कुंजी। चलिए ये हार्मोन है, देखो ये चित्र देखो सबसे पहले वाला जिसमें हम मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर को पढ़ेंगे, दिखाई दिया है, हार्मोन का नाम लिखा हुआ है, क्या नाम लिखा है क्या नाम पढ़ो, क्या पढ़ लिया, एफ एच एफ एस एच, वेरी गुड। इस बच्ची ने पढ़ा है एफ एस एच। एफ एस एच एक पेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होता है, जिसकी फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
FSH की फुल फॉर्म क्या है बेटा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आया बात समझ में? FSH का मतलब, इसलिए मैंने कहा था मैं चित्र आपको समझाता हूँ, जिससे आपके दिमाग में कोई वो ना रहे कि ये क्या लिख दिया सर ने, तो ऐसा कोई हार्मोन का नाम नहीं होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, और ये एक सेल है, और ये सेल की क्या दिखाई दे रही है? मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। क्या दिखाई दे रही है? सेल मेम्ब्रेन। सेल दिखाई दी है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में आपने देखा होगा इस तरह का कुछ संरचना दिखाई दे रखी है। ये अगर आप ध्यान से देखें, हमारी सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल की जो मेम्ब्रेन है यूकैरियोट्स की, वो किसकी बनी होती है? बताओ, सेल तो पढ़ लिया ना तुमने? किसकी बनी होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन? बताओ, किसकी बनी होती है सेल मेम्ब्रेन हमारी? क्या हो रहा है इन बच्चों को? फास्फोलिपिड। किसकी बनी है? फास्फोलिपिड की, प्रोटीन और लिपिड की। ठीक है, तो वही दिखाई दिया, लेकिन उसमें एक स्ट्रक्चर में रिसेप्टर दिखाई दिया है, हार्मोन रिसेप्टर। क्या है? एक कुछ जगह छुटी हुई है, जो किसके लिए है? हार्मोन रिसेप्टर। यानी यहां पर वो प्रोटीन है जो एक पर्टिकुलर हार्मोन को रिसीव करेगा, उसके साथ जुड़ेगा, तो यहां पर आकर ये FSH जुड़ जाता है। क्या कर लेता है? जुड़ जाता है। और जब हार्मोन किसी रिसेप्टर के साथ जुड़ जाता है तो क्या बनाता है? क्या बनाता है? हैं? क्या बनाता है? हार्मोन जब किसी रिसेप्टर के साथ जुड़ेगा तो क्या कॉम्प्लेक्स बनाएगा? मैंने बताया था, एक कॉम्प्लेक्स बनाता है कि नहीं बनाता है? क्या कहते हैं उस कॉम्प्लेक्स को? हैं? हार्मोन प्रोटीन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। हार्मोन, हार्मोन ये है, प्रोटीन रिसेप्टर ये है, ये दोनों जुड़े और जुड़ के ये बन गया हार्मोन प्रोटीन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जब ये बन जाता है तो क्या करेगा ये? अब ये चूंकि अंदर नहीं जा सकता, ये अंदर नहीं जा सकता, तो भैया इस तरह के केसेस में सेकेंडरी मैसेंजर क्रिएट किया जाता है। ये अंदर तो जा नहीं सकता, तो एक सेकेंडरी मैसेंजर भेजता है। क्या भेजता है? सेकेंडरी मैसेंजर। सेकेंडरी मैसेंजर क्या हो सकते हैं? ये AMP हो सकता है। क्या हो सकता है? कैल्शियम आयन हो सकते हैं, IP3 हो सकता है। ठीक है ना? तो यहां पर आपने देखा होगा सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में कैल्शियम आयन आए होंगे। डायग्राम देखो, देख लिया? यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में कौन है? कैल्शियम आयन, सेकेंडरी मैसेंजर। अब ये सेकेंडरी मैसेंजर के द्वारा ही, सेकेंडरी मैसेंजर के द्वारा ही जब कोई कॉम्प्लेक्स बनता है, तो मैंने क्या बताया था, क्या चेंज आता है? क्या बायोकेमिकल चेंज। क्या आता है? बायोकेमिकल चेंज। तो यहां पर क्या आ गया इसमें? बायो केमिकल चेंज। आया बायोकेमिकल चेंज। ये बायोकेमिकल चेंज फर्दर इसमें क्या करेगा? फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स, या फिजियो रेस्पॉन्स ही है, क्योंकि जो दिखाई देगा वो फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स है हमारी, वो फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स के रूप में दिखाई देगी, तो यही बनाएगा फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स, फिजियोलॉजिकल PR। ठीक है ना? ये सब में होता है, लेकिन यहां पर ये कौन लिया है अपने अंदर? सेकेंडरी। काम हो गया। समझ में आई एक्टिविटी? समझ में आई आपको? ये तो वो है जो हमारा हार्मोन अंदर नहीं जा सकता, है ना, बाहर ही है।
अब हम दूसरे के बारे में पढ़ेंगे जो भीतर जा सकता है। अब एक दूसरा डायग्राम देखिए, ऐसे ही बना हुआ है, बना हुआ है। चलो बनाते हैं उसे भी हम। तो ऐसे जब आप डायग्राम को समझेंगे तो आपको एनसीईआरटी समझ में आनी शुरू हो जाएगी अपने आप, कि भैया जो इसमें लिखा है वही इसमें कहा गया है, और इन्हीं में से सवाल आते हैं। तो ये फिर पुनः सेल मेम्ब्रेन हो गई भैया, है। सेल मेम्ब्रेन के बाद ये कौन है हमारा, न्यूक्लियस। ये कौन है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर कोई ना कोई प्रोटीन पड़ी होगी जो इसे रिसीव करेगी, रिसेप्टर होगा इसका। और रिसेप्टर होगा तो भैया इसका डीएनए भी होगा न्यूक्लियस के अंदर, है ना। ये चीज हमने बनाई। अब ये एक हार्मोन है, क्या है, मेनली ये जो होते हैं, जो इंट्रासेलुलर होते हैं रिसेप्टर, ये या तो स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं या आइडोथायरोनिन हार्मोन। यहाँ पे एक स्टेरॉयड हार्मोन का एग्जाम्पल लेके समझाया हुआ है। कौन है ये, एस्ट्रोजन। अच्छा, ये जो सेल वॉल थी ये बेटा ओवरी की थी, क्योंकि फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवरी पे अटैक करता है ना, तो इसलिए सेल वॉल किसी की नहीं थी, ओवरी की थी है, इसलिए ओवरी की सेल मेम्ब्रेन थी। एस्ट्रोजन वो कितने बच्चों के पास है, एक हार्मोन दिखाया हुआ है इसमें, क्या नाम है, एस्ट्रोजन, है ना। कौन सा हार्मोन है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन हार्मोन इस मेम्ब्रेन के द्वारा रुकने वाला, रिसीव होने वाला नहीं है, कि भाई ठीक है नहीं रिसीव करते तो हम चले अंदर, भीतर पहुंच जाएगा, है। और भीतर पहुंचने के बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अच्छा ये जो एस्ट्रोजन है ये किस पे काम कर रहा है, यूट्रिन वॉल है, यूट्रस में, है ना। तो ये यूट्रिन वॉल है, ये कौन सी वॉल है, यूट्रिन वॉल। क्लियर। तो भैया ये गया, और ये इसकी रिसीव प्रोटीन पड़ी हुई है, जिसके साथ ये रिसीव करेगी इस प्रोटीन को, तो ये प्रोटीन के साथ मिलके क्या बना लेगा, ये क्या बनाया, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। ये हार्मोन है, प्रोटीन है, उसके साथ ये रिसीव हुआ है, ये न्यूक्लियस के भीतर हुआ है, तो इसके साथ एक नाम न्यूक्लियस भी जुड़ सकता है, ठीक है ना। तो ये एक रिसेप्टर बन गया। अब यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत नहीं पड़ी, ये आया, जुड़ा, और इसने कहा भैया ठीक है मैं तो हार्मोन के जीनोम पे ही काम करूंगा, हार्मोन के जीनोम को ही पकड़ लूंगा, जीनोम में ही चेंज पकड़ लूंगा काम कराने के लिए, है ना। तो हार्मोन्स के जीनोम को पकड़, ठीक है। देखो जीनोम जानते हैं ना, जीनोम जानते हैं, कितने कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं आपकी बॉडी में, 46 होमोलोगस तो हर एक जोड़े का एक क्रोमोसोम अगर हम ले लें तो 23 बन जाएंगे, और वो एक जीनोम बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एक जीनोम, ठीक है ना। तो जीनोम को पकड़ लेता है भैया, और जीनोम को पकड़ने के बाद प्रोटीन बनाने की जिम्मेदारी किस पे है, आरएनए के ऊपर है। किसके ऊपर है, आरएनए के ऊपर है। तो किसे पकड़ लिया, मैसेंजर आरएनए। किसे पकड़ लिया, मैसेंजर आरएनए को। मैसेंजर आरएनए के बाद क्या बन गई, प्रोटीन। और वो प्रोटीन जो है वही फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स की आएगी, वही प्रोटीन क्या कर देगी, फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स क्रिएट कर देगी, क्लियर। अब समझ में आई सारी बात या नहीं, या अब भी किसी बच्चे के मन में कोई शक है, शंका है, डाउट है, आया समझ में। ये मैंने पूरा आपको डिटेल में कराया, कल सरसरा बताया था, आज अंदर तक बता दिया आपको। पहले दिन क्योंकि सरसरा ही बताना चाहिए, क्योंकि पूरे पहले दिन ही पूरी डिटेल बता दे तो बच्चे सोचते हैं कि आप तो वजन आ गया बहुत शरीर के ऊपर, है ना।
पहले एक ढांचा बनता है मकान का, फिर वो सजना शुरू होता है। तो पहले ढांचा बनना चाहिए हमारा, और फिर उसे सजाना चाहिए, है ना? तो पहले मोटी-मोटी बातें होनी चाहिए, और फिर उसके बाद भीतर की बातें होनी चाहिए कि झूमर यहाँ लगेगा, सोफा यहाँ सजेगा, हैं? ये चीज़ है, ये चीज़ है। तो आज मेरे हिसाब से आपको ये मैकेनिज्म पूरी तरह से समझ में आया होगा। नाम सहित समझ में आया होगा। कल हमने कुछ बहुत सारे नाम स्वीप भी किए थे, आपने देखा होगा कि हमने बहुत से नाम बोले ही नहीं थे, है ना? हम ऐसे ही पढ़ाते हैं हमेशा, हमारी तरीका ही यही है कि हम पहला जब देखते हैं कोई चीज कॉम्प्लिकेटेड है, उसे 2 पार्ट में लेके चलते हैं, तो पहले दिन हम मोटा-मोटा बताते हैं और फिर दूसरे दिन उसकी डिटेल को लेकर चलते हैं। क्लियर? तो सब बच्चों को समझ में आ गया? बेसिक आपने क्या समझा? देखो, बेसिक तो समझने वाली बात वही है जो मैंने कल समझाई थी भैया। बेसिक रूप से तो एक ढांचा बिठाना है, हार्मोन है, उसकी एक नेचर है, वो पेप्टाइड हो सकता है, वो स्टेरॉइड हो सकता है, वो आइडोथायरोनिन हो सकता है, वो एमिनो एसिड डेरिवेटिव हो सकता है। ये तो हार्मोन की नेचर, ठीक है? वो अपनी टारगेट सेल को अटैक करेगा। टारगेट सेल पे काम करने के लिए उसका वहां पर विशेष प्रकार की प्रोटीन से जुड़ना जरूरी है, अपने रिसेप्टर से जुड़ना जरूरी है, और उस जुड़ने के साथ उसके साथ जुड़कर कॉम्प्लेक्स बनाना जरूरी है। जहां पर उसे 2 स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ की नेचर ऐसी है कि वो बाहर से भीतर जा ही नहीं सकते, तो उन्हें अंदर सेकेंडरी मैसेंजर भेजना पड़ेगा। कोई भी मैसेंजर जब आप भेजते हैं, बेसिक वही है, सबसे पहले हम फिजियोलॉजिकल बायोकेमिकल चेंज लाते हैं, बायोकेमिकल चेंज से उसकी मेटाबॉलिज्म का इफेक्ट करते हैं, और फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स उससे लेते हैं। ये 2 तरह से हो सकती है। अगर हम बाहर के बाहर खड़े रह गए तो हम सेकेंडरी मैसेंजर भेजेंगे, सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू ये कार्य कराएंगे, और अगर हम भीतर तक चले गए तो खुद वो हार्मोन जीनोम के साथ जुड़कर वो कार्य करा लेगा। तो इसी एक्टिविटी को हमने यहाँ पर समझे। समझा क्या नहीं है? तो क्लियर हुआ सब बच्चों को या नहीं हुआ? है? हो गया? या अब भी कोई डाउट है मन में? नहीं है? कितने बच्चे लेके आएंगे एनसीईआरटी? कितने बच्चों के पास है, पहले ये तो पूछ लो मैं। कभी ली ना हो अभी तक, तुम्हें तो है, तुम्हें खड़ा करने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चों का हमें पता है, हमें तो ये जो सवाल है नए बच्चों से लिए है, इन्हें इन्हें आदत डालनी है, है ना? नए बच्चों को आदत डालनी है। कितने बच्चे के पास एनसीईआरटी, जरा हाथ खड़े करो। आपके पास नहीं है? आज ही विलंब ले लो बायोलॉजी के आंसर। आपके पास तो है? नहीं, ये तो पुरानी है। फिर अब तक नहीं लिया एनसीईआरटी, ऐसा क्यों? बेटा एनसीईआरटी ले, चलो तुरंत ले ले। और किसके पास नहीं है? ले ले बेटा, है ना? थोड़ी सी दया अपने ऊपर कर ले। तुम्हारे पास है? लो आज ही, मैंने कहा था ना एनसीईआरटी लो, तुम्हारे पास ले लो। जब तक एनसीईआरटी नहीं लोगे भटकते रहोगे। एनसीईआरटी ले लोगे तो एक रास्ता मिल जाएगा, ठीक है ना? एक रास्ता मिलेगा। बहुत जरूरी है एनसीईआरटी। हालांकि स्कूल में बताया जाता है कि एनसीईआरटी कुछ नहीं है, ये वो बेकार किताब है। देखो, किसी टीचर की बुराई तो मुझे नहीं करनी चाहिए, है ना? लेकिन एनसीईआरटी उन स्पेस हमारे देश के सबसे जो स्पेशलिस्ट राइटर हैं उन्होंने लिखी है, और इस किताब को पढ़ाने के लिए एक विशेष स्किल की जरूरत है। इस किताब को पढ़ाने के लिए एक विशेष स्किल की, ये कहानी नहीं सुनाती, इसमें टू द पॉइंट बताना पड़ता है ना? इसमें कहानी नहीं बनाई जा सकती, इसे टू द पॉइंट पढ़ाना पड़ता है और पढ़ना पड़ता है। और जब टू द पॉइंट पढ़ोगे तभी काम चले, है ना? इसमें रटे रटाए सवालों के जवाब नहीं दिए जाते, इसमें तो सवाल भी खुद क्रिएट करने पड़ते हैं और उनके जवाब भी खुद बनाने पड़ते। यही तो ध्येय है भाई। आप अपना भी सपोज कीजिए, आपने ये गड्ढा है, सपोज कीजिए कोई ये गड्ढा है और आपसे पहले इतना खुद चुका है, ठीक है? आपको ये गड्ढा खुदा हुआ बताते रहो, रटाते रहो, रटाते रहो, रटाते रहो, तो कोई फायदा नहीं है। अरे भैया, आप आए, आपने देखा ये गड्ढा इतना खुद चुका है, तो आपने कहा अच्छा इसे इतना और बढ़ा, अपनी सोच से, अपने दिमाग से उस गड्ढे को पढ़ने के बाद कैसे वो खोदा गया था, इसे इतना और बढ़ाया जा सकता है, यही एनसीईआरटी का। ये यानी कि आपको उसी गड्ढे में घुमाती रहती है, उसे बाहर लाती है भाई, वो करो, ठीक है? तो एनसीईआरटी से बच्चे लेंगे,
विदाउट एनसीईआरटी के कोई बच्चा मुझे बैठा हुआ ना मिले। ये इधर उधर की किताबें जो पढ़ लेते हो ना, आप दिमाग खराब कर लेते हो अपने, उसमें देखो, निट जो है केवल किसे मानता है, जो उसमें लिखा है। गलत लिखा है तो, सही लिखा है तो, वही है। लेकिन 99.99 सही है उसमें। एक दो डेटा इधर उधर हैं, लेकिन माने एनसीईआरटी के ही जाए, है ना। तो एनसीईआरटी लो, तुरंत लो, है। तो होमवर्क दिया आज मैंने, दिया है। याद है, इसका मतलब होमवर्क था। और जो पढ़ाया है वो ऑटोमेटिकली होमवर्क है, वो ऑटोमेटिकली याद करने का, है ना। याद करेंगे बच्चे। देखो एक बात सुन लो, ये क्लास वाली ये सर नहीं होती, क्लास ये सर अलग है, हमारे यहाँ पे ये सर अलग होती है। जो आपकी एकेडमिक क्लास चली होंगी, है ना। यहाँ पर तो अगर कहा है सुनना है तो सुना जाए। आराम खड़े हो जाओ। ये बच्चा देखो, कितने ग्राम का बच्चा है ये, है। लेकिन इसका दिमाग जो है ना, इस बच्चे ने सबसे पहले हमें, आपको याद होगा, मैं इस बच्चे का जिक्र बार बार करता हूं, कि जब हमने एनिमल किंगडम पढ़ाया था, एनिमल किंगडम पढ़ाया आपने, और पीछे जानवरों के एग्जाम्पल देखे हैं, लिखे हुए हैं उसमें, हर फाइल में कितने कितने एग्जाम्पल हैं, चाहे वो साइंट, उनके सबके साइंटिफिक नेम, और सब उनके नेम हमने जब याद कराने शुरू किए, तो 100 के 100 नाम इस बच्चे ने सुनाए सबसे पहले, है ना। जो कि तो जो लिखे हुए हैं उसके पीछे, जब हमने याद करने का दिया। अभी सर्दियों में ठंड लग गई इसे थोड़ी सी, है ना। सर्दियों में से ठंड लगी, तो इसकी याददाश्त थोड़ी सी जम गई। अब उसमें से धूल उतार रहे हैं हम धीरे धीरे फिर से, इसकी याददाश्त वही वाली से, हनुमान वाली ताकत याद दिला रहे हैं कि भाई तेरे अंदर शक्ति है, तो उसका इस्तेमाल कर, यू कैन डू, है। उसे जाया मत करो, वक्त बीत जाएगा, आपकी ताकत जो है, अगर उसका इस्तेमाल नहीं किया, वो बेकार हो जाएगी। तो आप भी कर सकते हैं, है ना, सब कर सकते हैं, कोशिश करने की, कोशिश कर सकते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। ये ये सेंटेंस जो है एपीजे कलाम साहब का, हमेशा मन में बचा के रखिए, है ना। तो जीवन में सफल, कहां से कहां आए वो, एक मल्लाह के बेटे, है ना। पैसे तक नहीं होते थे। देखो, पैसा कभी कोई रुकावट नहीं होता बच्चों, ये गलत फहमी निकाल दी, ये उदाहरण यही बताते हैं। एक मल्ला का बेटा, जिसे कोई गांव में तिरस्कार की नजरों से देखते होंगे, कोई दावतों में भी नहीं बुलाता होगा, सड़े गले कपड़ों में रहते होंगे वो, लेकिन उनके मन में एक थी, उनके अंदर टैलेंट था, उसे लेके गए, और हिंदुस्तान के सबसे बड़े साइंटिस्ट बने वो, और फिर सबसे बड़े पद राष्ट्रपति बन के आए। और कितनी, क्या था उनके पास जब वो गए, जानते हैं क्या संपत्ति थी उनके पास? कुछ कमीजें और 4 पार पैंट, बस, सब कुछ दान करके गए पहले, कि भाई जैसे आए थे वैसे जा रहे हैं, लेकिन एक मुकाम, एक नाम छोड़ के चले। तो अपनी ताकत को पहचानो बच्चों, है ना। अगर आप में टैलेंट है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, और आपने मन में ठान ली। अगर आप शर्मा गए, मुरझा गए, घबरा गए, डर गए, संकुचित हो गए, तो फिर ये तो ऐसे ही जैसे हीरा जो है चट्टान के अंदर दबा पड़ा रह गया, उसकी किस्मत हुई तो वो खोद के किसी ने निकाल के उसे कोहिनूर बना दिया, नहीं है तो अब तक लाखों हीरे दबे पड़े, है ना। तो यू कैन एंड यू विल, आप कर सकते हैं और आप करेंगे। मन में हमेशा पॉजिटिव रहिए, उसके अनुसार मेहनत कीजिएगा। जब कोई ठान लिया, या तो ठानो मत, या तो किसी फील्ड में घुसो मत, पहले देख लो अपने आप को, तोल लो भाई। मैं कहता हूं सबसे पहले
ईमान सबसे पहले अपने प्रति ईमानदार बनिए। ऑनेस्ट क्या बनना है? अपने आप को तोल लो कि मैं ये कर भी सकता हूं या नहीं, या अनावश्यक बोझ डाल दिया मेरे ऊपर। अगर आपने देख लिया कि भाई आप कर सकते हैं, इतनी इसे क्रैक कर सकते हैं, तो उसके अंदर क्या हो, घुस जाओ। और जब घुस जाओ, ठान लो, तो बस जूझ मरो, है ना, फिर रुको मत। या तो किसी काम में घुसो मत, और अगर आप उसमें एंटर हो गए, बंद कर दो।